इस जादुई दुनिया की उत्पत्ति मेरे द्वारा लिखे गए एक उपन्यास से हुई है। ये सब तब शुरू हुआ जब मुझे एक पाठक से ईमेल प्राप्त हुआ जो मेरे उपन्यास को रूपांतरित करना चाहता था, जबकि मैंने इसे अपडेट करना काफी समय पहले बंद कर दिया था। जब मैंने सहमति दी तो मैंने अप्रत्याशित रूप से स्वयं को अपने उपन्यास की दुनिया में पाया। मेरे चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। 2 सप्ताह के बाद मुझे इसकी आदत पड़ने लगी। इन 2 सप्ताहों के बाद ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं सपना नहीं देख रहा था, बल्कि अपने ही उपन्यास में एक छोटे पात्र के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था। बहुत सोचने के बाद मैंने अनुमान लगाया कि मुख्य कहानी का अनुसरण करते हुए ही वापसी का रास्ता होगा। एक बार जब यह उस स्थान पर पहुंच जाएगा जहां मैंने अपडेट करना बंद कर दिया था, तो उपन्यास समाप्त हो जाएगा और मुझे वापस लौटने का मौका मिल सकता है। हालांकि कहानी की लंबाई को देखते हुए इसमें लगभग 10 वर्ष लगेंगे। चूंकि यह संसार विभिन्न खतरों से भरा हुआ है, इसलिए मैंने उस स्कूल में जाने का निर्णय लिया जहां इस शरीर का वास है। ये स्कूल क्यूब अकादमी है जो नायकों को प्रशिक्षित करता है और मेरे उपन्यास की मुख्य पृष्ठभूमि है। विशेष प्रतिभा वाले अनेक छात्रों में से केवल कुछ ही विशिष्ट छात्र द क्यूब के छात्र बन पाते हैं। चूंकि इस निकाय का मूल स्वामी इसमें शामिल हो सका था, इसलिए उसमें कुछ विशेष गुण अवश्य रहे होंगे। हालांकि मैं किसी छोटे किरदार की प्रतिभाओं को नहीं जानता, फिर भी मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ मदद कर पाऊंगा। क्यूब में मेरी कक्षा उपन्यास का मुख्य स्थान है, जहां मुख्य पात्र नायक और खलनायक दोनों सत्य कक्षा में हैं। इस कक्षा में मेरी इन प्रतिभाओं से विभिन्न मुलाकातें होंगी। उनके साथ 10 साल बिताने के बारे में सोचकर मुझे भविष्य के बारे में कुछ अनिश्चितता महसूस होती है। जब शाम की कक्षाएं समाप्त हो गईं, तो मैं छात्रावास में वापस आ गया। मेरे दरवाजे पर एक पैकेट रखा था। मैंने सोचा कि यह शव के असली मालिक किम चुनडोन का है, लेकिन जब मैंने इसे खोला तो मुझे आश्चर्य हुआ कि यह मेरा लैपटॉप था। इसकी उपस्थिति ने मुझे चौंका दिया। इसके बाद लैपटॉप स्वचालित रूप से चालू हो गया और सिंक्रोनाइजेशन आरंभ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने लगा। एक चमकदार रोशनी के साथ किम चुनडोन के चरित्र की हर चीज किम हाजिन, यानी मैं, के साथ तालमेल बिठाने लगी। ये सभी सेटिंग्स मैंने उपन्यास लिखते समय बनाई थी। मैं ये जानने को उत्सुक था कि यह लैपटॉप मुझे किसने भेजा होगा। सिंक्रोनाइजेशन पूरा होने के बाद लैपटॉप अचानक बंद हो गया। मुझे विशेष शक्तियां प्राप्त हो गई थीं। अब मैं किम चुनडोंग नहीं रह गया था, बल्कि अपने मूल रूप में लौट आया था। हालांकि सिंक्रोनाइजेशन के कारण मेरी सभी विशेषताएं रीसेट हो गईं। मैंने धीरे से लैपटॉप को डेस्क पर रखा और स्क्रीन पर अपना चेहरा स्पष्ट रूप से देख सका। मैं कई खिड़कियां देख सकता था और मुझे लगता है कि यही वह है जिसे मैंने अपनी सेटिंग्स में ज्ञानोदय के रूप में परिभाषित किया था। यह एक जागृतिपूर्ण घटना है जो तब प्रकट होती है जब व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार कर जाता है। इस दुनिया में लोग इसे ज्ञानोदय कहते हैं। ज्ञानोदय के बाद व्यक्ति अपने स्वयं के डेटा और प्रतिभा को संख्यात्मक तरीके से समझ सकता है। शक्ति 1, धीरज 1। सीधे शब्दों में कहें तो आप अपनी स्वयं की स्थिति विंडो देख सकते हैं। अपनी क्षमताओं को पुनः स्थापित करने के बाद मेरे मूल्य स्पष्ट रूप से किम चुनडोन की तुलना में कम हैं। स्टेटस बार में कई विकल्प हैं। नौसिखिया विचार एक प्रतिभा को 10,000 एसपी के लिए लिखा जा सकता है, लेकिन उनमें से सबसे अधिक विशिष्ट सेटिंग्स हस्तक्षेप शक्ति है। मुझे इस क्षमता के बारे में लिखना याद नहीं है और मैं दुनिया में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर संबंधित एसपी प्राप्त कर सकता हूँ। एक योग्यता बिंदु के बदले 1000 एसपी का आदान प्रदान किया जा सकता है। ये निस्संदेह मुझे इस दुनिया की मुख्य कहानी में हस्तक्षेप करने के लिए कह रहा है। जब मैं सोच रहा था कि यह बेतुका है, तो अचानक एक स्टेटस विंडो प्रकट हुई, लेकिन ये सब प्रश्न चिन्ह था और इसे मुख्य कहानी समाप्त होने के बाद ही अनलॉक किया जा सकता था। सौभाग्यवश मैं इस दुनिया में शामिल होने के लिए पहले से ही तैयार था। अगर मैं मुख्य पात्रों से जुड़ पाता, तो शायद मुझे वहां से निकलने का रास्ता मिल जाता। इसे देखते हुए मुझे कहानी को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने की भी आवश्यकता है। फिर मैंने अपने अंकों का उपयोग अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया। मैंने जो उपन्यास लिखा है उसमें स्तर बढ़ाने की कोई अवधारणा नहीं है। क्षमता अंक प्राप्त करके नायक अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। मेरा हालिया आवंटन पूरी तरह से भाग्य बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मेरे उपन्यास में भाग्य एक अत्यधिक शक्तिशाली क्षमता है, लेकिन चूंकि यह एक निश्चित क्षमता है, इसलिए इसे अंकों के साथ बढ़ाया नहीं जा सकता। हालांकि अगर मैं अपने अंकों को एसपी में परिवर्तित करूं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। इसलिए मैंने तुरंत इसे आजमाने की तैयारी की और जो 10 अंक मैंने अर्जित किए थे, उन्हें मैंने उपयोग में ला लिया। मैंने भाग्य को 9 तक बढ़ाने के लिए 9000 एसपी का उपयोग किया। फिर मैंने अप्रत्याशित रूप से एक रहस्यमय भाग्य को ट्रिगर किया, जो एक सुखद आश्चर्य था क्योंकि मेरा भाग्य मूल्य अब 9 1 तक पहुंच गया है।
मुख्य चरित्र किम सोहो का जादुई क्षमता मूल्य लगभग 9.0 है, इसलिए यह एक शानदार परिणाम है। मैं अपनी दृढ़ता को बढ़ाने के लिए शेष एसपी का उपयोग करने की योजना बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी क्यूब में कठोर प्रशिक्षण से गुजरना है। मेरे अत्यंत उच्च भाग्य की मदद से मेरी दृढ़ता अप्रत्याशित रूप से 7 तक पहुंच गई। 2. जब मैंने सोचा कि मैं इसका फायदा उठाना जारी रख सकता हूं, तो सिस्टम ने एक गंभीर त्रुटि का पता लगाया, इसलिए अब से मैं निश्चित क्षमता मूल्यों को संशोधित करने के लिए एसपी का उपयोग नहीं कर सकता। यद्यपि मैं कुछ हद तक निराश था, फिर भी मैंने अपने भाग्य और दृढ़ता को बढ़ाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। मेरे पास अभी भी सिस्टम द्वारा दिए गए 10,000 केयर एसपी हैं, लेकिन मैं इन अंकों को खर्च करने से पहले पूरी तरह सोच विचार कर लेने तक इंतजार करूंगा। अगले दिन सुबह के प्रशिक्षण के बाद आगामी वर्ष के लिए हमारी कक्षा के प्रशिक्षक बोलने के लिए मंच पर आए। उसका नाम किम सुह्युक है और विभिन्न संघों के वर्गीकरण के अनुसार वह एक उच्च मध्यम वर्ग का नायक है। अपना परिचय देने के बाद वह आज के मुख्य विषय पर चले गए और आज हमारा पहला कार्य हमारे मुख्य हथियारों का चयन करना था। जल्द ही प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में हम क्यूब अकादमी के बड़े उपकरण गोदाम में प्रवेश कर गए। वहाँ बहुत से प्राचीन हथियार थे और जब सभी छात्र उपकरणों की चमकदार श्रृंखला को देखकर आकर्षित हुए, तो प्रशिक्षक ने सभी को जल्दी जल्दी अपने अपने हथियार चुनने के लिए कहा। एक बार मुख्य हथियार चुन लेने के बाद उसे बदलने से कम 6 महीने तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। छात्रों ने अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर अपने पसंदीदा हथियार चुने और उपकरण गोदाम में सभी प्रकार के हथियार उपलब्ध थे। मुख्य पात्रों को सहजता से अपने हथियारों का चयन करते हुए देखना। फिर मैंने अपने लिए उपयुक्त हथियार की तलाश शुरू कर दी। अपनी वर्तमान विशेषताओं के कारण मैं उन हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकता था जो अन्य छात्र कर सकते थे। इसके अलावा मैं उन तलवारों और चाकुओं से परिचित नहीं था, इसलिए मेरे चयन के मानदंड स्पष्ट थे। एक वह जिसे मैं जल्दी से सीख सकता था और दूसरा वह जो मुझे अपनी मूल दुनिया में मिला था। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए मैंने जल्द ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, लेकिन मेरी पसंद ने मेरे सहपाठियों का ध्यान आकर्षित किया। फुसफुसाहट सुनकर प्रशिक्षक ने सामने देखा। वह मेरे द्वारा चुने गए हथियार से आश्चर्यचकित था, क्योंकि मैंने एक छोटी सी हैंडगन उठाई थी। कई लोग तो अपनी हंसी रोक नहीं सके। प्रशिक्षक भी हैरान था और यह जानने को उत्सुक था कि मैंने अपने पिछले सैन्य स्कूल में तलवार का प्रयोग क्यों किया था। इस पर मैंने शांतिपूर्वक कहा कि मैं किसी अन्य हथियार का प्रयोग करना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रशिक्षक ने कुछ और नहीं कहा। क्यूब अपने विद्यार्थियों की सभी पसंदों में उनकी स्वायत्ता का समर्थन करता है, लेकिन परिणाम चाहे जो भी हो, हमें स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। कुछ लोगों को पहले से ही संदेह था कि मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता था और अन्य लोग मुझे नकली द्वंद्व युद्ध के दौरान सबक सिखाने की तैयारी कर रहे थे, ताकि वे मुझे हथियारों के बीच का अंतर दिखा सकें। इस पर मैं भी असहाय था। आखिरकार यह मेरी अपनी सेटिंग थी, और हालांकि इस दुनिया में बंदूकें भी उत्कृष्ट हथियार हैं, ये केवल आम लोगों के लिए है जो जादू में हेरफेर नहीं कर सकते हैं। उपन्यास की पृष्ठभूमि में बंदूकों में जादुई गोलियों का प्रयोग किया जाता है, जो धातु की गोलियों से अधिक शक्तिशाली होती हैं, लेकिन फिर भी बंदूकें नायकों के बीच लोकप्रिय नहीं हैं। पहला कारण सीमा है। चाहे उपयोगकर्ता कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, बंदूक की विध्वंसक शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा, इस दुनिया में मिथक और किंवदंतियां भौतिक रूप ले चुकी हैं, और उन मिथकों से निकले हथियार सचमुच अस्तित्व में हैं। इसलिए इतिहास जितना पुराना होगा और उत्पत्ति जितनी मजबूत होगी, हथियार का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। यही कारण है कि नायक इन प्राचीन हथियारों को पसंद करते हैं, क्योंकि इनका उपयोग वे अपनी सीमाओं को तोड़ने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। हालांकि इन सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं किसी मंगा का नायक नहीं हूँ। न ही मैंने वास्तव में तलवार जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया है। मैं इन क्यूब छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकता हूँ? मेरे लिए बंदूक सबसे अच्छा विकल्प है। अब जब मैंने हथियार चुन लिया है, तो अब प्रतिभा हासिल करने का समय आ गया है। प्रतिभा को एक विशेष योग्यता भी कहा जाता है, जो किसी नायक की ताकत का आधार होती है। आमतौर पर एक व्यक्ति में केवल एक ही प्रतिभा होती है, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे किम सोहो। अपनी प्रदर्शित तलवार संत प्रतिभा के अलावा उनके पास अन्य प्रतिभाएं भी हैं जो अभी तक प्रकट नहीं हुई हैं। उधर उपकरण कक्ष से निकलकर किम सोहो प्रशिक्षण कक्ष में चले गए। उसने आगे खड़ी लड़की को चाय नयून कहकर पुकारा। उसके हाथों में धनुष और बाण देखकर किम सोहो को याद आया कि सत्य वर्ग को अभी अभी एक और शार्पशूटर मिला है। हालांकि उनके शब्दों से चाय नयून काफी परेशान हो गई, क्योंकि वो मुझे एक सच्चा निशानेबाज नहीं मानती और यहाँ तक कि उसे संदेह है कि मैंने हीरो बनने की उम्मीद छोड़ दी है। छात्रावास में लौटने के बाद मैंने अपने विचारों को व्यवस्थित करना शुरू किया। फिर मैंने अपने लिए उपयुक्त प्रतिभा के बारे में सोचने की योजना बनाई
और जब मैं पहली प्रतिभा निर्धारित करूंगा तो मुझे अतिरिक्त 10,000 एसपी भी दिए जाएंगे। तो मैंने कंप्यूटर पर लापरवाही से एक टैलेंट टाइप किया, मास्टर शार्प शूटर। इसके तुरंत बाद मैंने इसकी सेटिंग को अंतिम रूप देने के लिए एसपी का उपयोग किया। अप्रत्याशित रूप से अंक लेने के बाद स्टेटस बार मेरे द्वारा लिखे गए विवरण के आधार पर स्वचालित रूप से संशोधित हो गया। मास्टर शार्प शूटर का वर्णन है, सभी प्रकार के दूरी वाले हथियारों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम, न केवल दूर तक देख सकता है बल्कि 1000 माइल आई की क्षमता का भी उपयोग कर सकता है। ये प्रभाव काफी अच्छा है। भविष्य में बंदूकों के अलावा मैं धनुष और तीर का भी उपयोग कर सकता हूँ। और मास्टर शार्प शूटर के आगमन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक उभरती हुई प्रतिभा है। कुछ विचार के बाद मैंने मास्टर शार्प शूटर को चुनने का निर्णय लिया। अब यह इस प्रतिभा पर निर्भर करेगा कि मैं कहानी के अंत तक कैसे पहुंचूं। समय तेजी से अगले दिन की ओर बढ़ गया। आज शिक्षक टावरों और काल कोठरी के लिए रणनीतियों पर व्याख्यान दे रहे थे, लेकिन अवलोकन और ब्राउजिंग की प्रतिभा रखने के कारण मुझे थ्योरी क्लास की सामग्री को आसानी से समझने के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अवलोकन और ब्राउजिंग मुझे अपने दृष्टि क्षेत्र में लोगों का निरीक्षण करने, यहाँ तक कि उनकी स्मार्टवॉच की सामग्री को देखने की अनुमति देता है और मुझे किसी भी समय बिना किसी माध्यम के कंप्यूटर पर जानकारी पढ़ने में भी सक्षम बनाता है। कक्षा के बाद शिक्षक ने सभी को याद दिलाया कि वे समीक्षा करना न भूलें, क्योंकि शीघ्र ही लिखित परीक्षा होगी। शिक्षक के चले जाने के बाद चाय नयून ये शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सकी कि हमें ये सब सैद्धांतिक ज्ञान क्यों सीखना पड़ा। क्या हमें वास्तविक युद्ध में अपना कौशल नहीं दिखाना चाहिए? ऐसा लगता है कि युद्ध में अपना कौशल नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा लगता है कि उसके शब्द वास्तविकता बन गए। अगले ही पल सत्य कक्षा के दरवाजे खोले गए और पता चला कि प्रशिक्षक सभी को 20 मिनट में चौक पर एकत्रित होने की सूचना दे रहा था। ये खबर सुनकर चाय नायून बहुत खुश हुए। जैसी कि उसकी आशा थी, प्रशिक्षक सभी को व्यावहारिक प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए भेज रहा था। प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचने पर प्रशिक्षक ने ज्यादा विस्तार से नहीं बताया और तुरंत ही समूह बनाना शुरू कर दिया। प्रत्येक टीम में 4 सदस्य थे और निष्पक्षता के लिए कम रैंकिंग वाले छात्रों को उच्च रैंकिंग वाले छात्रों के साथ जोड़ा गया। इसके अलावा ये समूह मध्यावधि परीक्षा तक बने रहेंगे। मूल बातें समझाने के बाद प्रशिक्षक ने समूहों को एक बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया। मुझे नायक की टीम की परवाह नहीं थी, लेकिन मेरे आश्चर्य की बात यह थी कि मुझे यू योन्हा के साथ रखा गया था। उपन्यासों में सभी क्लासिक कथानकों की तरह नायक के पास हमेशा एक समूह होता है जो उससे टकराता है और फिर कथानक को आगे बढ़ाता है। मेरे उपन्यास की मूल पृष्ठभूमि में यू योन्हा मुख्य पात्रों में से एक थी। वह देश के सबसे मजबूत गिल्ड, एसेंस ऑफ द स्ट्रेट की उत्तराधिकारी हैं और प्रतिष्ठित परिवार की वंशज भी हैं। उपन्यास के आरंभिक भाग में वह मुख्य पात्र किम सुहो के विपरीत पक्ष में खड़ी है, लेकिन अंततः वे साझा आदर्शों वाले साथी बन जाते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो मेरी टीम में क्यों है, लेकिन मेरी स्थिति को देखते हुए यू योन्हा के साथ जुड़ना महत्वपूर्ण है। कथानक में मेरी भूमिका जितनी महत्वपूर्ण होगी, मैं उतना ही अधिक एसपी अर्जित करूंगा। मैंने मन ही मन यू योन्हा का ध्यान आकर्षित करने का कोई रास्ता ढूंढने का संकल्प लिया। उसी समय आराम कर रही यू योन्हा ने किसी को उसे पुकारते हुए सुना। पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वे साथी टीम के सदस्य जिन होसुंग और हाजुकी थे। हालांकि दोनों बहुत खुश थे, लेकिन यू योन्हा को उस समय ये ध्यान ही नहीं आया कि वे दोनों टीम के साथी थे। एक बार जब उसने इसकी पुष्टि कर दी, तो उसने तुरंत अपना रवैया बदल दिया और बहुत विनम्र हो गई। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वहां केवल 3 लोग ही थे। यू योन्हा को ये पूछते हुए सुनकर कि दूसरा साथी कौन है, मैंने आगे बढ़ने की पहल की। उसे मेरे बारे में कोई धारणा नहीं थी, लेकिन मैं डरपोक व्यवहार नहीं कर सकता था क्योंकि मैं जानता था कि यू योन्हा कमजोर लोगों से घृणा करता है। मैंने अभी अपना परिचय भी नहीं दिया था कि मेरे बगल में बैठे जिन होसुंग ने तुरंत पहचान लिया कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसने उपकरण कक्ष में हैंडगन चुनी थी। उन्होंने बताया कि प्रथम वर्ष के छात्रों में मेरी ख्याति पहले ही फैल चुकी थी। हालांकि ये देखकर कि हम अभी भी बातचीत कर रहे थे, प्रशिक्षक तुरंत वहां आए और उन्होंने हमें बीच में रोक दिया। प्रत्येक टीम को जिन राक्षसों को मारना था उनके निर्देशांक उनकी स्मार्टवॉच पर भेजने के बाद आज का व्यावहारिक प्रशिक्षण आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। यू योन्हा और उनकी टीम ने दीर्घकालिक प्रशिक्षण के बाद बहुत उच्च क्षमता प्राप्त की तथा उनकी प्रगति तीव्र थी। लेकिन मैं अलग था। जब हम लगभग गंतव्य पर पहुंच गए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मरने वाला हूं। यद्यपि मेरी शारीरिक विशेषता निश्चित रूप से सामान्य लोगों की तुलना में अधिक थी, लेकिन क्यूब के छात्रों की तुलना में मैं केवल टीम का अंतिम सदस्य ही हो सकता था। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हम प्रशिक्षण क्षेत्र के 8वें समुद्र तट पर पहुंचे। इस क्षेत्र का राक्षस ब्लैकहैम्प ऑक्टोपस था, जिसकी क्रूरता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था।
जब मैं भी वहां पहुंचा तो यू योन्हा ने एक युद्ध योजना बनाई। ब्लैकहैम्प ऑक्टोपस एक निम्न मध्य स्तर का राक्षस है। हालांकि इसकी अपनी आक्रमण शक्ति मजबूत नहीं है। इसकी कुंजी इसके सिर पर मौजूद ट्यूब है, जिससे 10 छोटे ऑक्टोपस निकल सकते हैं। इन छोटे ऑक्टोपसों में खून चूसने की भयानक क्षमता होती है, जो इनका सबसे घातक अंग भी है। हाजुकी और जिन होसुंग ने सोचा कि 10 ऑक्टोपसों को शीघ्रता से संभालने के लिए एक तीरंदाज के रूप में ये कार्य मुझे सौंपना सर्वोत्तम होगा। हालांकि यू योन्हा असहमत थी। उसने छोटे ऑक्टोपसों से स्वयं निपटने पर जोर दिया, जबकि जिन होसुंग और हाजुकी ने अपनी ताकत बचाए रखी। ब्लैकहैम्प ऑक्टोपस में स्वयं को ठीक करने की प्रबल क्षमता होती है और उन्हें इसके घातक भाग पर एक ही बार में प्रहार करना था। यू योन्हा की योजना स्पष्ट रूप से मुझे प्रशिक्षण से बाहर रखने की थी। आदेशों का पालन करते हुए जिन होसुंग ने राक्षस को किनारे पर लाने के लिए एक बड़ी चट्टान पर जोरदार दस्तक दी। ये योजना सफल रही। किनारे पर मनुष्यों को देखकर ब्लैकहैम्प ऑक्टोपस तेजी से तैरकर आगे बढ़ गया। यू योन्हा हमला करने के लिए तैयार थी। ब्लैकहैम्प ऑक्टोपस पास आते ही बिल्कुल भी नहीं छिपा और उसने तुरंत अपने सिर से खून चूसने वाले ऑक्टोपस को छोड़ दिया। ये छोटे राक्षस अविश्वसनीय रूप से तेज थे, यहाँ तक कि जब जिन होसुन ने हमला देखा तो वह बच नहीं सका। सौभाग्य से यू योन्हा ने समय पर योजना के अनुसार कार्य किया तथा उसके चाबुक ने सफलतापूर्वक प्रत्येक ऑक्टोपस को मार डाला और यू योन्हा ने बिना किसी प्रयास के इसे आसान बना दिया। ये देखकर जिन होसुन को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि क्यों यू योन्हा को क्यूब के नए छात्रों में 7वां स्थान दिया गया था। यू योन्हा को धन्यवाद देने के बाद वह तुरंत युद्ध के मैदान से हट गया और यू योन्हा को अस्थायी रूप से प्रत्यक्ष टकराव को संभालने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही वह ब्लैकहैम्प ऑक्टोपस के हमले से बच निकली, मुझे कार्रवाई का अवसर दिखाई दिया। यू योन्हा के पीछे एक छोटा सा ऑक्टोपस घूमता हुआ दिखाई दिया। भले ही हजुकी ने समय रहते उसे देख लिया हो, लेकिन दूरी बहुत कम थी। उस समय यू योन्हा समय पर बच नहीं सकी। यू योन्हा को आश्चर्य हुआ कि गोली की आवाज के साथ ही संकट तुरंत टल गया। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही था, जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था। मास्टर शार्पशूटर की उन्नत तकनीक के साथ ऐसा कहा जा सकता है कि मेरी हैंडगन कभी चूकती नहीं है। आश्चर्यचकित यू योन्हा को विश्वास नहीं हो रहा था कि किम हाजिन, जिसे वह तुच्छ समझती थी, ने उसे एक महत्वपूर्ण क्षण में बचा लिया। हाजुकी और जिन होसुन को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा हस्तक्षेप इतना समयोचित था। यू योन्हा पहले तो जिद्दी थी और बोली, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि कुछ मत करो? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, ब्लैकहैम्प ऑक्टोपस ने हमलों का अगला दौर शुरू कर दिया। इस बार ऑक्टोपस जानकारी से अलग थे, क्योंकि अब उनकी संख्या 10 नहीं बल्कि दर्जनों थी, जिन्हें यू योन्हा भी नहीं संभाल सकती थी। हालांकि मैं इससे घबराया नहीं। राक्षसों की बड़ी संख्या के बावजूद वे चतुर नहीं थे और उनकी गतिविधियों को पकड़ना आसान था। ये क्षण मेरे कौशल को दिखाने का सबसे अच्छा समय था, क्योंकि मेरे मास्टर शार्पशूटर के पास एक विशेष कौशल था, बुलेट टाइम। ये समय के प्रवाह को 3 सेकंड के लिए धीमा कर सकता है। अब मुझे बस इतना करना था कि प्रत्येक रक्तपिपासु ऑक्टोपस पर जल्दी से गोली चलानी थी। 3 सेकंड लंबा समय नहीं है। यू योन्हा और अन्य लोगों की नजर में ये लगभग कुछ सांसें ही थीं। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें अचानक पता चला कि असंख्य ऑक्टोपस एक छलनी में फेंक दिए गए थे। सब कुछ इतना चौंकाने वाला होने के बावजूद यू योन्हा ने युद्ध के मैदान की स्थिति को जल्दी से समझ लिया। छोटे ऑक्टोपस के बिना ब्लैकहैम्प ऑक्टोपस की कमजोरी अब सुरक्षित नहीं रह गई थी। एक क्षण में ही उसका चाबुक उछलकर ब्लैकहैम्प ऑक्टोपस की कमजोरी के चारों ओर कसकर लिपट गया। इसके साथ ही यू योन्हा ने अपनी टीम के साथियों से तेजी से हमला करने का आग्रह किया। हाजुकी और जिन होसुन ने एक क्षण भी संकोच नहीं किया और राक्षस के सिर पर छलांग लगा दी। अगले ही क्षण दोनों ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया और उनके शक्तिशाली संयुक्त हमले से ब्लैकहैम्प ऑक्टोपस की मौके पर ही मौत हो गई। इस प्रकार सत्यवर्ग टीम 5 का वास्तविक युद्ध मिशन पूरा हुआ। ये देखकर कि आखिरकार सब कुछ सुलझ गया है, मैंने अब और मेहनत नहीं की और लेट गया। पहली बार बुलेट टाइम का उपयोग करने से मेरी सारी ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई थी। ये घोषणा सुनकर कि टीम 5 का कुल समय 58 मिनट और 58 सेकंड था, यू योन्हा बहुत निराश दिखी, क्योंकि यह परिणाम केवल 16वें स्थान पर था। कक्षा में वापस लौटने और बड़ी स्क्रीन से सभी टीमों के समय की पुष्टि करने तक यू योन्हा को यह एहसास नहीं हुआ कि उसने गलत नहीं सुना था। यद्यपि अकादमी व्यक्तिगत अंकों की गणना अलग से करेगी, क्योंकि ड्रोन द्वारा पूरे पाठ्यक्रम को फिल्माया जाएगा, लेकिन जिस बात से वह दुखी थी वह एक बार फिर चाय नयून से हार जाना था। नयून की टीम चौथे स्थान पर रही। जब यू योन्हा क्यूब अकादमी पहुंची तो उसने शुरू से ही चाय नयून से बेहतर प्रदर्शन करने का संकल्प लिया था, लेकिन वह पहले प्रशिक्षण सत्र में ही पिछड़ गई।
यू योन्हा के लिए ये स्वीकार करना और भी कठिन हो गया कि पास में खड़ा एक लड़का चाय नयून को देखता रहा। यू योन्हा चाय नयून के पास तेजी से पहुंची, लेकिन जैसे ही नयून को लगा कि कोई आ रहा है, यू योन्हा ने अपना व्यवहार बदल दिया और नयून का बहुत ही विनम्रता से अभिवादन किया। ये सुनकर कि यू योन्हा व्यावहारिक प्रशिक्षण के बारे में पूछताछ करने आई है, नयून को अफसोस हुआ क्योंकि उसकी टीम चौथे स्थान पर रही थी। लेकिन जब नयून ने सुना कि यू योन्हा की टीम 16वें स्थान पर है, तब भी उसने उनकी काफी प्रभावशाली होने के लिए प्रशंसा की तथा कहा कि बंदूकधारी की तरह तेजी से इस परिणाम को प्राप्त करना सराहनीय है। फिर भी यू योन्हा अंदर से उलझन में थी। जैसा कि न्यून ने बताया, वे 10 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंच सकते थे, लेकिन मेरी वजह से 50 मिनट बर्बाद हो गए। हालांकि बाद की लड़ाई में मैंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जादुई गोलियों से दर्जनों रक्त चूसने वाले ऑक्टोपसों को मारने में सक्षम होने के कारण वह इस बात को जानने के लिए उत्सुक हो गई कि मैं वास्तव में कौन हूँ। व्यवहारिक प्रशिक्षण के बाद के दिनों में मैं अपने शरीर को प्रशिक्षित करने गया, केवल अब मुझे पिछली लड़ाई से प्राप्त लाभों की जांच करना याद आया। वर्तमान में मेरी प्रतिभा की दक्षता में 20% की वृद्धि हुई है, जो भाग्य से प्रेरित है। मेरी धारणा में 0.03 की वृद्धि हुई है और मेरी दृष्टि और श्रवण दोनों में सुधार हुआ है। भविष्य में मेरी संवेदी क्षमताएं बढ़ेंगी। इस बीच यू योन्हा की कहानी में शामिल होकर मुझे कई 100 एसपी भी प्राप्त हुए। इस दौरान व्यायाम करने से मेरी कई क्षमताओं में सुधार हुआ। हाल के सभी लाभों की समीक्षा करने के बाद मैंने आज का प्रशिक्षण समाप्त किया। शाम को छात्र छात्रावास के शानदार क्षेत्र में यू योन्हा देर रात तक अपने कंप्यूटर पर काम करती रही। विषय वस्तु प्रशिक्षण के दौरान मेरा प्रदर्शन था। वह बार बार इसे देखती रही और अंततः एक चौंकाने वाले आंकड़े पर पहुंची। मैंने अपनी हैंडगन से मात्र 3 सेकंड में 60 जादुई गोलियां दागी थीं। यू योन्हा ने सोचा कि क्या कोई मनुष्य सचमुच 1 सेकंड में 20 बार ट्रिगर खींच सकता है, या क्या मेरी हैंडगन में बर्स्ट फायर बटन है। पूरी रात मुझे देखने से मेरे बारे में कई संदिग्ध बातें पता चली। युद्ध में इतने उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा विभिन्न प्रतिभाओं से परिचित होने के बावजूद उसने पहले कभी मेरा नाम नहीं सुना था। इस समय शिन जोंगहाक, वो लड़का जो दिन भर चाय नयून को घूर रहा था, ने उसे एक संदेश भेजा। शिन जोंगहाक को ये पूछते देख कि वह क्या कर रही थी, यू योन्हा ने खुशी खुशी बताया कि वह फुटेज की समीक्षा कर रही थी। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसने उसकी टीम में शामिल बंदूकधारी के बारे में भी जिज्ञासा व्यक्त की। चूंकि क्यूब का व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरी तरह से रिकॉर्ड किया गया है, इसलिए अकादमी और बाहरी प्रमुख संगठनों में अनिवार्य रूप से हर कोई इसे देख सकता है। यू योन्हा के साथ एक ही टीम में होने के कारण कुछ लोगों ने हमारी टीम का प्लेबैक भी देखा, लेकिन अधिक लोगों ने हमारी टीम के प्रदर्शन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ध्यान अभी भी मुख्य पात्र किम सोह पर था, जिसमें सृष्टिकर्ता की पवित्र कृपा के उप गिल्ड मास्टर युन सेओंगा भी शामिल थे। वो किम सोह की बहुत शौकीन थी, उसकी शानदार तलवारबाजी और असाधारण प्रहार शक्ति से प्रभावित थी। उसे एहसास था कि देश के शीर्ष संघ उसे भर्ती करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, और वह कोई अपवाद नहीं थी। ऐसी स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक प्रतिभा को युन सेओंगा किसी भी तरह से भर्ती करना चाहता था। लेकिन जब वो व्यावहारिक प्रशिक्षण की फुटेज देख रही थी, तो उसने देखा कि एक छात्र बंदूक का इस्तेमाल कर रहा है। सहायक ने टिप्पणी की कि यू योन्हा की वजह से कई लोगों ने वीडियो पर क्लिक किया था और इस बंदूकधारी ने भी काफी चर्चाओं को जन्म दिया था। सिर्फ एक हैंडगन के सहारे उन्होंने अविश्वसनीय परिणाम हासिल किए थे। सहायक ने युन सेओंगा को यह भी बताया कि क्यूब में प्रवेश करने के बाद मैंने अपना मुख्य हथियार तलवार से बदलकर हैंडगन कर लिया था। ये सुनकर युन सेओंगा को तुरंत समझ में आ गया कि मैंने सफलतापूर्वक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अतीत में भी ऐसे ही मामले हुए थे, जहां ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति ने अपने मूल रूप से कुशल मुख्य हथियार को अपनी प्रतिभा के अनुकूल हथियार से बदल दिया था। 17 वर्ष की उम्र में उन्हें आश्चर्यजनक रूप से तीव्र गति से ज्ञान की प्राप्ति हुई। दुर्भाग्यवश यदि मुख्य हथियार आग्नेयास्त्र होता, तो वो उतना आकर्षक नहीं होता। आखिरकार जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आधुनिक हथियारों के नुकसान और अधिक स्पष्ट होते जाएंगे। समय तेजी से बीत गया और 3 दिन बाद अकादमी ने एक नया प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया। इस बार यह एक कृत्रिम द्वंद्व था, जो आमतौर पर प्रशिक्षण विशिष्ट हथियारों के साथ जोड़े में आयोजित किया जाता था, जिससे गंभीर चोट नहीं लगती थी। हालांकि द क्यूब में पहले वर्ष में एक व्यक्ति अपवाद था। तभी प्रशिक्षक ने मुझे जोर से उठने के लिए कहा, लेकिन तब तक मैं 18 बार पूरी तरह से पराजित हो चुका था। अन्य लोगों के विपरीत मेरा प्रतिद्वंद्वी अकादमी का एक प्रशिक्षक था। इसका कारण ये था कि प्रशिक्षण हेतु हथियार अभी भी बनाए जा रहे थे, तथा असली बंदूकों के प्रयोग से प्रथम वर्ष के छात्र आसानी से घायल हो सकते थे। इसलिए मेरे नकली द्वंद्व युद्ध में प्रशिक्षक ही मेरा प्रतिद्वंद्वी था।
यद्यपि मेरे पास मास्टर शार्पशूटर का 1000 माइल आई प्रभाव था, जिससे मैं प्रशिक्षक के आक्रमण पथ को स्पष्ट रूप से देख सकता था, फिर भी यह इस बात पर निर्भर करता था कि मैं गति के साथ तालमेल रख सकता हूँ या नहीं। प्रशिक्षण के बाद मैं पूरी तरह थक गया था। जैसे ही मैं कोक पीकर आराम करने वाला था, मैंने यू योन्हा को देखा। हमारे पिछले अनुभवों को देखते हुए एक दूसरे के बारे में हमारी पहली धारणा अच्छी नहीं थी। हालांकि वह एक ऐसा चरित्र था जिसे मैंने बनाया था, लेकिन उसका स्वभाव वास्तव में बहुत बुरा था। लेकिन अचानक मुझे यू योन्हा के लिए लिखी गई सेटिंग्स याद आ गईं, इसलिए मैंने ये जांचने का निर्णय लिया कि क्या वे सटीक थीं। मैंने यू योन्हा को आवाज दी और फिर कोक का एक कैन उसकी ओर फेंक दिया। वो अचानक से चौंक गई, क्योंकि उसे मेरा इरादा समझ में नहीं आया, लेकिन उसने सहज रूप से कोक पकड़ लिया। जो कुछ हो रहा था उसे समझते हुए यू योन्हा ने सोचा कि क्या यह उकसावे की कार्रवाई थी। इस पर मैंने कहा कि पिछले प्रशिक्षण से उन्हें लाभ मिला था और यह सद्भावना का एक संकेत था। बेशक मेरा एक और उद्देश्य भी था, वो ये कि मैं ये जांचूं कि नायक समूह के सदस्यों के साथ बातचीत करके मैं कितने एसपी हासिल कर सकता हूँ। मेरी बातें सुनने के बाद यू योन्हा ने धीरे से अपने बालों को छुआ और फिर कोक मेरी ओर फेंक दिया और मुझसे कहा कि ऐसा व्यवहार न करूं जैसे हम परिचित हों। यह उसकी ओर से मुझे दी गई पहली चेतावनी थी। इसके तुरंत बाद यू योन्हा मुड़ी और चली गई। हालांकि जब वह चल रही थी तो अचानक उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। यू योन्हा को लगा कि उसका हैंडबैग भारी हो गया है, इसलिए वह रुकी और उसे खोला। अंदर कोक का एक और कैन था, जिसे मैंने अभी अभी अंदर डाला था। क्रोधित होकर वो पहले तो उसे कूड़ेदान में फेंकना चाहती थी, लेकिन इधर उधर देखने पर भी जब उसे कोई नहीं दिखा तो उसने सोचा कि कोक में कोई दोष नहीं है और उसने उसे वापस अपने बैग में रख लिया। बेशक मैंने ये सब देखा। ये भी उस चरित्र विन्यास का हिस्सा है जो मैंने उसके लिए बनाया था। यू योन्हा को कोक, बर्गर और इसी तरह के अन्य खाद्य पदार्थ खाना पसंद है, लेकिन अपने स्वाभिमान के कारण वह इसे कभी दूसरों के सामने प्रदर्शित नहीं करती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यू योन्हा के बारे में कम ज्ञात सेटिंग और उसके साथ कुछ बातचीत का उपयोग करके मुझे केवल 4 एसपी ही मिलेंगे। ऐसा लगता है कि महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए मुझे अभी भी मुख्य कथानक में शामिल होने की आवश्यकता है। कहानी का अगला भाग एक जिन द्वारा राष्ट्रीय हथियार संग्रहालय पर हमले का है। जिन उस मानव को कहा जाता है जिसने शैतान के साथ समझौता कर लिया है और महान शक्ति के बदले में अपनी आत्मा दे दी है। ये घटना भी जिन द्वारा हत्या के प्रयास के कारण घटित हुई थी। संयोगवश नायक समूह संग्रहालय का दौरा कर रहा था और जिन से उसका सामना हुआ, जिससे समूह की किम सोहो में रुचि भी जागृत हुई। हालांकि इस बार केवल किम सोहो और चाय नयून ही अभिनय करेंगे, क्योंकि शुरुआती जिन अपेक्षाकृत कमजोर हैं। यह मेरे लिए अच्छी खबर है क्योंकि मैं कहानी के इस भाग में पूरी तरह भाग लेने में सक्षम महसूस करता हूँ। सबसे पहले मुझे ऐसा अवसर ढूंढना होगा जिससे वे मुझे भी संग्रहालय ले जा सकें। इस समय प्रशिक्षक ने मुझे तुरंत छात्रावास में वापस जाने को कहा। ये सुनकर मैंने जल्दी से अपना कंप्यूटर पैक किया और वहां से चला गया। मैंने ये नहीं देखा कि उसी समय अचानक मेरे कंप्यूटर पर एक ईमेल आ गया। जल्द ही वो अवसर आ गया जिसकी मुझे तलाश थी। ये क्यूब की एक क्लब द्वारा आयोजित गतिविधि थी। छात्रों द्वारा संचालित इन क्लबों में शैक्षणिक और मार्शल आर्ट प्रशिक्षण सहित विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं। सेटिंग के अनुसार क्यूब के भीतर 100 से अधिक क्लब हैं। क्लब गतिविधियों में भाग लेना न केवल आत्म विकास की प्रक्रिया है, बल्कि छात्रों के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करने का अवसर भी है। आज मैं जिस क्लब में शामिल हो रहा हूँ उसका नाम ट्रैवल क्लब है। इसका कारण जाहिर है ये है कि नायक समूह के सदस्य भी इस क्लब में शामिल हो गए हैं। प्रथम वर्ष के कई शीर्ष छात्रों को एकत्रित देखकर क्लब का प्रमुख वरिष्ठ सदस्य कुछ हद तक कांपने लगता है, लेकिन अपने आप को संभालने के बाद वो उनका परिचय किम सोहो और अन्य लोगों से कराता है। ट्रैवल क्लब का उद्देश्य विश्राम करना है, इसलिए वे महीने में 2 बार यात्रा के लिए क्यूब से बाहर जाने के लिए पोर्टल का उपयोग करते हैं। नए सदस्यों के स्वागत के लिए आज का यात्रा गंतव्य निकट ही चुना गया है और वह है द क्यूब के नजदीक अत्यंत व्यस्त सिटी। कहानी के इस भाग से ऐसा प्रतीत होता है कि ये उससे भिन्न नहीं है जो मैंने मूल रूप से लिखा था। एक बार जब कथानक सामने आ जाएगा तो मुझे इसमें शामिल होने के अधिक अवसर मिलेंगे। मैंने सोचा कि मैं इसमें थोड़ा सा शामिल होकर आसानी से एसपी कमा सकता हूँ, लेकिन वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि हम ड्रॉ के लिए समूहों में विभाजित हो जाएंगे, जिससे मुझे आश्चर्य हुआ। क्या मुझे कथानक गलत याद है? मुझे इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि एक बार फिर मुझे यू योन्हा के समान समूह में रखा गया। उन्होंने मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं किया कि उनके और मेरे लिए अकेले ही काम करना पर्याप्त होगा। स्वाभाविक रूप से मैंने सहमति दे दी, क्योंकि जब मैं आया था तो मैंने अकेले ही काम करने का इरादा किया था। जल्द ही हम इस सिटी हथियार संग्रहालय पहुंच गए।
यहाँ क्यूब की तुलना में अधिक प्रकार के हथियार थे तथा ये स्थान आगंतुकों से भरा हुआ था। चाय नयून को वहाँ धनुष बाण भी पसंद आ गया। चूंकि वह यहाँ थी, इसका मतलब था कि किम सोहो पास ही में थी। मुझे आते देख किम सोहो ने भी मेरी ओर ध्यान दिया। मैंने अपना परिचय किम हाजन के रूप में दिया और उनसे बातचीत शुरू कर दी। मेरा नाम सुनकर उसे याद आया कि मैंने ही वो पिस्तौल चुनी थी। वहाँ पहले भी बहुत सारे लोग आ चुके थे और किम सोहो ने यह नहीं देखा था कि मैं भी ट्रैवल क्लब में शामिल हो गया था। उन्होंने बताया कि पास में ही एक आग्नेयास्त्र प्रदर्शनी हॉल है और पूछा कि क्या मैं उसके साथ उसे देखना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, संग्रहालय से एक बड़ा झटका आया, जिसके बाद एक आपातकालीन संदेश प्रसारित हुआ। संग्रहालय की परिधि के चारों ओर राक्षस प्रकट हो गए थे। बार बार की गई घोषणाओं से अंदर बैठे लोगों में धीरे धीरे डर पैदा हो गया। जब बाहर से दिल दहला देने वाली चीखें आने लगी तो सभी घबरा गए और भागने लगे। इस अफरा तफरी के दौरान एक छोटी लड़की गलती से नीचे गिर गई, लेकिन तभी किसी ने एक प्रदर्शनी की सुरक्षा के लिए लगे कांच को तोड़ दिया। तीखी आवाज ने क्षण भर के लिए सभी को शांत कर दिया और वे सभी चाय नयून की हरकत से हैरान थे। किम सोहो, जिन्होंने अभी अभी उस छोटी बच्ची को बचाया था, उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक ऐसा कदम उठा लेगी। अंत में चाय नायुन ने बात की। उन्होंने सभी को शांत रहने को कहा और कहा कि स्थानीय नायक निश्चित रूप से शीघ्र ही पहुंचेंगे। यदि वे अब खत्म हो गए तो वे केवल राक्षसों का भोजन बन जाएंगे। बोलने के बाद चाय नयुन ने प्रदर्शन केस से हथियार निकाला। उसी क्षण संग्रहालय की सुरक्षा प्रणाली तुरंत सक्रिय हो गई और निकास द्वार बंद हो गए। चाय नायुन ने किम सोहो को भी हथियार पकड़ने की याद दिलाई। उन्हें नायकों के आने तक लोगों की रक्षा करनी होगी। अचानक तेज कदमों की एक श्रृंखला पास आई। चाय नयुन ने तुरंत इस असामान्य उपस्थिति को महसूस किया। नवागंतुक से निकलने वाली शक्ति ने उसे तुरंत युद्ध मोड में डाल दिया। यह आक्रमणकारी जिन था, वह खलनायक जिसे मैंने नायक के विकास को गति देने के लिए तैयार किया था। जैसे ही जिन ने चाय नयुन को देखा, उसने उस पर हमला कर दिया, जबकि किम सोहो ने पहले ही वह तलवार ले ली थी जिसे उसने पहले देखा था। मूल कथानक के अनुसार किम सोहो की ताकत उसे आसानी से संभाल सकती है। अगले ही पल दोनों टकरा गए, लेकिन परिणाम मेरी कल्पना से परे था। किम सोहो को जिन ने उड़ा दिया। अपने बगल में लेटे घायल किम सोहो को देखकर मैं क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि कथानक को इस तरह विकसित नहीं होना चाहिए था। स्पष्टतः मैंने इस प्रकार का कथानक नहीं लिखा। उपन्यास में यद्यपि किम सोहो शुरू में अपनी ताकत छुपाता है और नुकसान में दिखता है,